तो अब वीर्य करेंगे। वीर्य की व्युत्पत्ति क्या हो जाएगी, वीर प्लस यत, यानी कि इससे वीर्य बन गया। निरुक्ति क्या होगी इसकी, वीर्य थे विक्रांत कर्म सामर्थ्य भवति अनिनिति वीर्यम, यानी कि द्रव्य जिसके द्वारा कर्म संपादन में समर्थ होता है उसे वीर्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी आगे परिभाषा, इसमें आगे येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, जिसके द्वारा कर्म होता है वो वीर्य कहलाता है। वीर्य तो क्रियते येन, या क्रिया, ये चरक ने बोला, ये भी चरक ने बोला, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसे वीर्य कहते हैं। ये सुश्रुत ने बोला, येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, सेम ही चीज़ है। उसके बाद ये अष्टांग संग्रह ने बोला है, ठीक है, वीर्य द्रवस्य तत्कियम यदि योगात् क्रियते क्रिया न वीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर्य कृता ही सा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वीर्य द्रव्य की वह शक्ति है जिसके संयोग से द्रव्य कार्य करने में समर्थ होता है। वीर्य के बिना द्रव्य कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी क्रियाएं वीर्य करता है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है वीर्य का स्वरूप। ठीक है, शरीर में रहने वाले दोष धातु मल और मलों पर द्रव्य जो कर्म दिखाता है वो एक विशेष शक्ति के कारण होता है, उस विशेष शक्ति को वीर्य कहते हैं। ठीक है, और ये जो विशेष शक्ति है वो इन पे निर्भर करती है। जैसे प्रयोजन के अनुसार हो गया, जैसे कि चिकित्सा के उपयोग पे ना भिन्न भिन्न कर्मों के लिए द्रव्य के भिन्न भिन्न अंग जो है वो प्रयोग होते हैं। जैसे अर्जुन के त्वक, हरित का फल हो गया। ठीक है, ऐसे। फिर जैसे धातकी का पुष्प जो है संधान कर्मार्थ प्रयोग होता है, और पत्र और मूल नहीं होते। फिर द्रव्य ग्रहण काल अनुसार, यानी किसी भी द्रव्य का कार्य करने के लिए उसकी क्षमता निश्चित काल विधि में संग्रहण करने के पर अधिक रहती है। इसलिए द्रव्यों के प्रयोजन अंग का संग्रह भी विशिष्ट ऋतु के अंतर्गत किया जाता है। मतलब जिस ऋतु में उसकी श्रेष्ठता बताई जाती है उसी ऋतु में उसका संग्रहण करना चाहिए। ठीक है, विविध कल्प अनुसार यानी कि उसकी जिस कल्पना में उसकी जो वीर्य श्रेष्ठ होता है उसी कल्पना में उसका प्रयोग करना चाहिए। और सवीर्य विधि अनुसार, मतलब उसकी सवीर्यता जिस काल तक है उस काल के अंदर अंदर उसको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद वो वीर्यहीन हो जाता है, हीन वीर्य वाला हो जाता है। ठीक है, कहते हैं वीर्य का स्वरूप। वीर्य के स्वरूप 3 प्रकार से बताए हुए हैं, गुण वीर्यवाद, कर्म वीर्यवाद और द्रव्य वीर्यवाद। ठीक है, तो गुण वीर्यवाद में 2 आते हैं, शक्ति वीर्यवाद और परिभाषी वीर्यवाद। ठीक है, और कर्म वीर्यवाद जो कि नागार्जुन ने बताया है उसमें बहुवीर्यवादी और निमी ने 15 जो बता रखे वो आते हैं। द्रव्य वीर्यवाद में चिंत्य और अचिंत्य आते हैं, ये शिवदास सेन बताया। ठीक है, शक्ति वीर्यवाद चरक और चक्रपाणी ने माना है, और परिभाषिक वीर्यवाद सुश्रुत और वाग्भट ने माना है। अब हम देखेंगे क्या है गुण वीर्यवाद। क्या है कि बेसिकली उसने ये बोला गया है कि इस मत के अनुसार जो उपस्थित उत्कृष्ट गुण हो ना वही वीर्य है। ठीक है, इसमें दो बता रखे, ये शक्ति वीर्यवाद और परिभाषिक वीर्यवाद। ठीक है, तो इसमें शक्ति वीर्यवाद तो वो है जो आचार्य चरक और चक्रपाणी ने माना। इसके अनुसार जो द्रव्य की शक्ति मात्र द्रव्य की शक्ति मात्र ही वीर्य है, यानी कि इस संसार में कोई भी कर्म जो है बिना वीर्य के नहीं हो सकता, सभी क्रियाएं वीर्य से ही होती है। और इस संदर्भ में चक्रपाणी जी लिखते हैं कि द्रव्यगत स्थित जो प्रबल कार्य करने की जो शक्ति होती है ना वही जिसमें हो वही उसका अधिष्ठान होता है। बेसिकली जिस भी अंग में वो शक्ति होगी वही उसका अधिष्ठान होगा, उसी में वीर्य होगा। अर्थात द्रव्यगत रस विपाक आदि कर्म इस शक्ति के कारण होते हैं। मतलब अगर उस रस से वो काम हो रहा है तो रस वीर्य है, और विपाक से काम हो रहा है तो विपाक वीर्य। इसमें जो प्रबल होता है उसके द्वारा कर्म संपादित होता है, उसी में शक्ति का अधिष्ठान होता है, यही बोला गया। ठीक है, फिर आ गया परिभाषित वीर्यवाद। इसमें क्या है, इसके मत के अनुसार उत्कृष्ट शक्ति संपन्न गुण ही वीर्य है। ठीक है, मतलब ये सुश्रुत और वाग्भट ने माना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब गुरुवादी जो गुण है ना, मुझे इसमें 8 गुण है, ये गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष और मंद, तीक्ष्ण, इनकी जो विशिष्ट शक्ति है, यानी कि जब ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बेसिकली जब इनकी विशिष्ट शक्ति उत्कर्ष से युक्त होती है, यानी कि ज़्यादा पावरफुल होती है, तो ये इनकी संज्ञा वीर्य हो जाती है, और ये जब शक्तिहीन हो जाती है तो इनकी संख्या गुण हो जाती है। ठीक है, संज्ञा। ठीक है, फिर आगे कर्म वीर्यवाद।
ये क्या था, गुण वीर्यवाद। ये आ गया कर्म वीर्यवाद। इस मत के अनुसार ना तो रसादी वीर्य है, ना ही उत्कृष्ट शक्ति संपन्न गुण वीर्य है। ठीक है, इसके अनुसार सारी क्रियाएं जो कर्म के द्वारा ही होती है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया, तेन कर्म करणात्। ठीक है, तो इसके लिए नागार्जुन ने उन्होंने 3 युक्ति दी है। ये जैसे कि इसमें पढ़ा है कि द्रव्यों के रस और गुण के समान होने पर भी कर्म की विशेषता पाई जाती है। जैसे कि निम्न तिक्त होने पर होने से कुष्ठनाशक है, पर तित्र युक्त संयोजक अतिसार घन है। ठीक है, इसलिए नागार्जुन ने कर्म को ही वीर्य माना है। यहाँ पर कर्म आएगा, कर्म लक्षणम वीर्य। ठीक है, हमने दूसरी युक्ति क्या मानी है कि अगर द्रव्यों के संयोग होने से उन द्रव्यों की शक्ति के विरुद्ध कार्य भी होता है, मतलब कि समान मात्रा में मधु और घृत लेते हैं तो प्राणनाशक हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने ये बोला है कि वो कर्म, उसमें कर्म का ही रोल आता है। ठीक है, उसके बाद मैंने तीसरी युक्ति ये बोली है कि रसादि गुण के ना रहने पर भी वीर्य का अभाव में क्रिया होती है। ठीक है, और अगर रसादि नहीं होते हैं और वीर्य होता है तो भी क्रिया होती है। ठीक है, मतलब जैसे मंत्र आदि में रसादि नहीं होते, वीर्य होता है, तो इसलिए उसमें भी होती है। ठीक है, इसलिए कर्म को ही मानना चाहिए। फिर द्रव्य वीर्यवाद, इस मत की स्थापना जो है शिवदासन ने करी थी। इसमें क्या बोला हुआ है कि इनके अनुसार जो द्रव्य का उत्कृष्ट अंग है वही वीर्य है। ठीक है, वे लिखते हैं जो वीर्य शक्ति है और पृथ्वी आदि महाभूत का सार अतिशय अंश में रहती है। ठीक है, मतलब जो जो द्रव्य की शक्ति होती है उसी को वीर्य कहते हैं, नहीं बोला। इसके अनुसार द्रव्य में 2 प्रकार की शक्ति होती है, एक चिंतय शक्ति और एक अचिंत्य शक्ति। तो चिंतय शक्ति तो वो हो गई जिससे कर्म की व्याख्या रसगुण वीर्य आदि के आधार पर होती है, तो उसे चिंतय शक्ति कहते हैं, वो वीर्य होती है। ठीक है, मतलब अगर रस के कारण, गुण के कारण, इनके कारण अगर वो शक्ति हो रही है तो वो चिंतय शक्ति है, तो उसे हम वीर्य कहेंगे। और अगर अचिंत्य मतलब उनकी व्याख्या रस आदि के आधार पर ना की जा सके, कि मतलब किसके आधार पर वो कर्म हुआ है नहीं बताया जा सकता, तो वह अचिंत्य शक्ति है, वह उसे प्रभाव कहते हैं। फिर आ जाता है संख्या। वीर्य की संख्या के साथ में सभी आचार्यों का अलग अलग मत है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है बहुविध वीर्यवाद। ठीक है, मतलब बहुत सारे वीर्य। तो इसमें भी चरक, इंदु, नागार्जुन इस मत को भी मानते हैं कि इसके अनुसार वीर्य जो है अनेक प्रकार के होते हैं। तो द्रव्य के रसादि का कर्म इस शक्ति द्वारा होता है, अतः इनमें जो प्रबल हो उसके द्वारा कर्म संपादित होता है और शक्ति का अधिष्ठान होता है। तो इसका कोई मतलब वो नहीं है कि अमाउंट नहीं है कि मतलब मैं नहीं होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद अष्टविध वीर्यवाद, 8 वीर्य वाला। तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने, इन तीनों आचार्य ने अष्टविध वीर्य माना है, पर इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो 8 वीर्य जैसे कि चरक ने माने हैं गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, तीक्ष्ण, मृदु, शीत, उष्ण। यहाँ सुश्रुत ने गुरु की जगह पिच्छल माना है, लघु की जगह विशद माना है, बस बाकी सब सेम है। ठीक है, उसके बाद आता है द्विविध वीर्यवाद। ठीक है, इसमें क्या है, ये इस मत के अनुसार वीर्य 2 होते हैं, शीत और उष्ण, ये सबसे ज़्यादा माना जाता है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों ने ही अष्टविध भी माना है और इसे भी माना है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो वो 2 प्रकार के आपकी उन्होंने ये युक्तियां दी हैं कि क्यों 2 प्रकार के होने चाहिए वीर्य। ठीक है, जैसे काल हो गए, काल की दृष्टि से भी जगत जो है शीतकाल, उष्णकाल में विभक्त है। पुरुष जो है, पुरुष में भी पुरुष की उत्पत्ति भी शुक्र और आर्तव से होती है। शुक्र जो है सौम्य है, आर्तव जो है आग्नेय है। ठीक है, जगत भी पंचभौतिक है और पंचमहाभूत भी 2 में डिवाइड किया जा सकता है, अग्नि और सौम्य में। दोष भी त्रिदोष है वैसे तो, पर पित्त को अग्नि में और कफ को सौम्य में माना जा सकता है। पर वात तो विक्षेप गुण के कारण योग वही होती है, इसलिए त्रिदोष को भी 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि 8 गुणों के लिए उन्होंने क्या युक्तियाँ दी है, कि भाई 8 गुण बोल रहा हूँ, 8 वीर्य के लिए उन्होंने क्या युक्तियाँ दी है। ठीक है, उन्होंने बोला है शक्तियुत्कर्ष। ठीक है, शक्तियुत्कर्ष मतलब उन्होंने ये बोला है कि अन्य गुणों की अपेक्षा में जो 8 है ना, इनकी शक्ति विशेष रूप में अधिक होती है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है समग्र गुण सारता, यानी कि इन जो द्रव्य में रहने वाले सभी जो दूरवादी गुण होते हैं में यही 8 गुण जो सर्वाधिक सार वाले होते हैं। ठीक है, और फिर जठराग्नि के मतलब ये अधिक देर तक बने रहते हैं, अधिक काल तक बने रहते हैं, और जठराग्नि के संयोग में भी परिवर्तन नहीं होता इनका। फिर व्यवहार मुक्ता
मुख्यता। व्यवहार में इन 8 गुरुवादी गुण का अधिक प्रयोग होता है। उपयोगिता, ठीक है, शरीर के लिए भी इनका अधिक उपयोग होता है। प्रबलता, प्रबलता के कारण ये अन्य गुणों को दबा देते हैं, ठीक है। उसके बाद 15 वीर्य। कर्म वीर्यवाद मत को मानने वाले जो आचार्य निमी है उन्होंने 15 वीर्य माने, जो कि ये हैं, इनको हम याद नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया षड्विध वीर्यवाद। षड्विध वीर्यवाद हमारे आचार्य प्रियव्रत ने माना है, ठीक है, इन्होंने प्रतिपादित किया। इन्होंने 6 वीर्य बताए हैं जो कि षड उपक्रम के आधार पर, मतलब गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, जैसे कि क्रमशः रिंगन, लंघन, स्तंभन, स्वेदन और स्नेहन और रोक्षण में का इनको संबोधित किया। अब आगे वीर्य का पंचभौतिकत्व, ठीक है। तो पहले तो द्रव्य से समान वीर्य उत्पत्ति में महाभूत, मतलब सभी महाभूतों से होते हैं, परंतु उसमें एक एक किसी में महाभूत प्रधान होता है, वही वाली बात है, और किसी में एक एक कोई ना कोई महाभूत प्रधान होता है। तो वो बता रहा है किसी शीत में जल महाभूत, उष्ण में अग्नि महाभूत, स्निग्ध में जल और पृथ्वी, रुक्ष में वायु, गुरु में पृथ्वी और जल, लघु में अग्नि वायु आकाश, मृदु में जल और आकाश, तीक्ष्ण में अग्नि, विशद में पृथ्वी और वायु, पिच्छल में जल, ठीक है। अब वीर्य के दोष कर्म, वातशामक कौन से होते हैं? उष्ण वीर्य और स्निग्ध वीर्य। पित्तशामक शीत, मृदु, पिच्छल वीर्य। कफशामक तीक्ष्ण, रुक्ष, विशद और लघु वीर्य। वात पित्त शामक जो होता है गुरु होता है, ठीक है। वीर्य का धातु कर्म, धातु क्षय वाले कौन से होते हैं? लघु, रुक्ष, उष्ण, विशद, तीक्ष्ण, और धातु वर्धक गुरु, शीत, पिच्छल, मृदु और स्निग्ध। क्या है? वीर्य के मल कर्म, क्योंकि इसमें श्रेष्ठ विन मूत्र मारुत कौन से हैं? गुरु, स्निग्ध, मृदु, पिच्छल। और बद्ध विन मूत्र मारुत कौन से हैं? लघु, रुक्ष। मूत्र कौन से हैं? शीत। और स्वेद जनन कौन से हैं? उष्ण। कौन सा? उष्ण, ठीक है। अब आते हैं अन्य कर्म, जैसे कि इनके कुछ अलग अलग अन्य कर्म भी बता रखे हैं। गुरु का उपलेपन, लघु का लेखन, शीत वीर्य का स्थिरकरण, प्रसादन, ठीक है, या सुखद, क्लेदक, बल्य। उष्ण का दाहन, पाचन, मूर्छन, वमन, विरेचन। स्निग्ध वीर्य का स्नेहन, रिंगन, संतर्पण, वाजीकरण। रुक्ष वीर्य का संग्रहण, पीड़न, विरुक्षण। और मृदु का रक्त मांस प्रसादकम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वीर्य निर्धारण, ठीक है। बेसिकली कि वीर्य का निर्धारण कैसे किया जाएगा, कि उसका कौन सा वीर्य होगा। उसके लिए आचार्य चरक ने बोला है कि भाई मधुर का शीत होगा, अम्ल का उष्ण होगा और कटु का भी उष्ण होगा। पर इसमें भी कुछ अपवाद मिलते हैं, जैसे वृत्त पंचमूल जो है तिक्त और कषाय रस युक्त होने पर भी उष्ण वीर्य वाला है, और अनुपमास मधुर रस होने से युक्त होने पर भी उष्ण वीर्य वाला है, और सांदव लवण लवण रस युक्त होने पर भी उष्ण वीर्य वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत ने क्या बताए हैं कि मधुर तिक्त कषाय रस सौम्य होने के कारण का शीत वीर्य होगा, और कटु अम्ल लवण जो है आग्नेय होने के कारण उसमें उष्ण वीर्य वाले होगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो है हमें कुछ उपवाद मिल जाते हैं। इससे मधुर रस होने पर भी उष्ण वीर्य होता है, वचना, बेरेंड, तिल, ठीक है। और तिक्त रस होने पर भी उष्ण वीर्य होता है, भूमि, निम्ब, देवदारू, चिरायता। और कषाय रस होने पर भी उष्ण वीर्य, विपित्की, सोम, कुलथ, ठीक है। और मधुर कषाय रस युक्त होने पर भी उष्ण वीर्य, मधुक हो गया, ठीक है। तो ऐसे उपवाद होते हैं। हो जाते हैं वीर्य की उपलब्धि, ठीक है। वीर्य की उपलब्धि में चरक ने क्या कहा है? वीर्यम यावत अधिवास, अच्छा, वीर्यम यावत अधिवास निपात उपलब्धते, यानी कि अधिवास और निपात से इसकी उपलब्धि होती है। जीवा के स्पर्श से जो कि निपात होता है, और जब तक शरीर में द्रव्य रहता है, और वीर्य का ज्ञान होता है, यानी कि अधिवास से ये जीवा का स्पर्श से तात्पर्य प्रत्यक्ष प्रमाण से है, और शरीर के अंदर में अनुमान प्रमाण से है। तो वीर्य का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और सुश्रुत ने क्या बोल रखा है? शीत उष्ण मृदु का स्पर्श है इंद्रिय से, स्निग्ध रुक्ष का चक्षु से, विशद और पिच्छल का चक्षु से और स्पर्श से, तीक्ष्ण का मुख में दुख उत्पादक से। फिर आ जाता है आखिरी टॉपिक इसका, आखिरी तो नहीं वैसे, हाँ मतलब ऑलमोस्ट आखिरी, वीर्य संक्रांति, ठीक है। वीर्य संक्रांति क्या है? ये जो है प्रथम उल्लेख इसका निश्चल कर द्वारा रत्न प्रभा टीका में आया था, ठीक है।
इसमें क्या है, और प्रियव्रत शर्मा जी ने इसका विस्तृत लेख है। इसमें क्या बोला गया है कि अगर किसी द्रव्य को किसी द्रव में, किसी मतलब जल या मतलब लिक्विड में विशेष लिक्विड में पकाया जाए, तब अग्नि के संयोग से द्रव में विलीयमान वीर्य द्रव्य को छोड़कर द्रव में संक्रांत अर्थात मिल जाता है। बेसिकली क्या है कि अगर किसी चीज़ को हम पानी में डाल के, किसी भी लिक्विड में डाल के अग्नि संयोग देते हैं, तो उसके जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं यानी एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसके वीर्य जो है वो उस लिक्विड में आ जाता है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं, उसको ही वीर्य संक्रांति कहते हैं। ठीक है, यह वीर्य यहाँ वीर्य का अपकर्षण अर्थात निकल जाने से द्रव्य गतरस हो जाता है। ठीक है, जब उसका वीर्य निकल जाता है तो द्रव्य क्या हो जाता है, गतरस हो जाता है। यहाँ गतरस में रस शब्द वीर्यवाचक है, मतलब गतरस यानी कि वीर्य निकल चुका है उसका। ठीक है, बिना वीर्य का हो जाता है। ठीक है, तो द्रव्य क्या गतरस्तु ही वीर्य संक्रांति का लक्षण होता है। ठीक है, ऐसे आचार्य चरक ने च्यवनप्राश निर्माण की प्रक्रिया में कहा भी है कि औसत द्रव्यों का गतरस जानकर ही उनका क्वाथ ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अर्थात जब क्वाथ में औसत द्रव्य का वीर्य आ जाए तो वो उसे गतरस कहते हैं। बाकी वीर्य की प्रधानता में क्या है, वीर्यम प्रधानम क्रिया कारणत्वात्, मतलब क्रिया का कारण होने से वीर्य प्रधान है, क्योंकि क्रिया का कारण जो है वीर्य से ही होता है, इसलिए वीर्य प्रधान हो गया। ठीक है, क्योंकि वो यदि वीर्य नहीं है तो कर्म भी नहीं होगा। ठीक है, औषधियों का वीर्यवान अंग चिकित्सा में प्रयोग होता है, जैसे दशमूल का क्वाथ, एरंड के बीज आदि। ठीक है, बाकी प्राय द्रव्य वीर्यलीन होने पर क्रिया करने में समर्थ नहीं होता।